जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग लिंकेज और लिंकेज में ही 6 लिंकेज पढ़े थे, क्रॉसिंग ओवर पढ़े थे। उससे पहले हम आपको एक क्वेश्चन कराए थे। उस क्वेश्चन में बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है, उसको देखिएगा कैसे करना है। क्वेश्चन पहले हम बता देते हैं क्वेश्चन क्या है। पुनर्योजित प्रतिशत, ठीक है। एक जीन जो है, जीन का पुनर्योजित प्रतिशत दिया हुआ है। पुनर्योजित प्रतिशत इस प्रकार है। जो AB जीन था, AB जीन के बीच तो ये क्वेश्चन था, उसमें पुनर्योजित प्रतिशत दिया हुआ था। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, मानते हैं। कोई लाइन या कोई गुणसूत्र दिया हुआ नहीं होता है, सिर्फ अनुमान लगाते हैं इस परसेंटेज के आधार पर कि कौन से किसको किधर रखेंगे तो ये जो दिया हुआ डाटा है वो सही बैठे, ठीक है। जैसे हम सीधा सा माने थे, कहे थे कि आसानी के लिए एक बड़ा सा लाइन मान लेंगे सबसे पहले, और जो सबसे ज़्यादा है उसको मानना है। तो ये AB वाला लाइन मान लेते हैं, A और B, ठीक है। ये AB कितना कह रहा है, ये 10 सेंटीमोर्गन कह रहा है, 10% कह रहा है। तो AB के बीच का दूरी 10 सेंटीमोर्गन है। अब कह रहा है कि AC के बीच में 4 है, तो A से C इधर भी हो सकता है, A के दाहिने साइड भी हो सकता है, बाएं साइड भी, और दाहिने साइड भी हो सकता है। ये लाइन कोई दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं है। इस लाइन को हम लोग ऐसे माने हैं सिर्फ क्रम को अरेंज करने के लिए। तो लाइन हम लोग लाइन इधर भी बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। तो ये जो A है, A के बाद पॉइंट C हम लोग यहाँ भी मान सकते हैं, और पॉइंट C जो है इधर भी मान सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लाइन कैसे बढ़ जा रहा है, तो ये अपने अनुसार लाइन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो C इधर भी हो सकता है और C इधर भी हो सकता है, A के दाहिने साइड भी और A के बाएं साइड भी। तो लाइन को अपने अनुसार शिफ्ट करते रहेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि AC जो है वो कितना है, 4% है। तो AC को हम लोग 4% मान लेते हैं, ठीक है। 4 सेंटीमोर्गन, A और C के बीच का दूरी जो है वो 4 सेंटीमोर्गन है। तो इधर भी हो सकता है 4 सेंटीमोर्गन। अगर ये C पॉइंट मान लिए हैं तो A से बीच का दूरी 4 सेंटीमोर्गन, इस प्रकार से। अब कह रहा है कि A और D के बीच का दूरी जो है वो कितना है, 2%। तो पहले AD को सोल्व करने से पहले BC को देखें, तो B और C ये है, और B और C के बीच का दूरी कितना कह रहा है, 6%, 6 सेंटीमोर्गन। तो अगर हम C को A के दाहिने साइड रख रहे हैं तो A और C के बीच का दूरी 4 सेंटीमोर्गन हो जा रहा है, और B और C के बीच का दूरी कितना हो जा रहा है, 6 सेंटीमोर्गन हो जा रहा है। तो ये वाला C जो है वो रखे थे हम लोग, जो माने थे, वो सही क्रम में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर इस C को मान के चलते हैं तो फिर B और C के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, 10 और 4 14 सेंटीमोर्गन हो जाएगा, जो सही नहीं है। क्योंकि B और C के बीच का दूरी कितना है, 6 सेंटीमोर्गन है। तो इसको मान करके नहीं चलेगी। इधर वाला जो C लिए थे वो गलत लिए थे। अब देखिए इधर, तो इधर वाला C को मानना है, तो A और C के बीच का दूरी तो 4 सेंटीमोर्गन फुलफिल हो रहा है, और B और C के बीच में 10 में से 4 माइनस करने कितना जाएगा, 6 सेंटीमोर्गन हो जा रहा है। अब देखिए 6 सेंटीमोर्गन। अब कह रहा है कि A और D जो है 2%, ये बच गया। तो A और D के बीच में 2% का 2 सेंटीमोर्गन है, तो A यहाँ है। अब D इधर भी हो सकता है और D इधर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको D ले लेते हैं, मान लीजिए ये अपने से लेते रहना है लाइन, ठीक है। A से D का दूरी 2 सेंटीमोर्गन, 2 सेंटीमोर्गन। इधर भी ले सकते हैं, दाएं साइड भी, और A के बाएं साइड भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी ले सकते हैं, मान लीजिए यहाँ D है तो यहाँ पर भी कितना हुआ, ये 2 सेंटीमोर्गन। ये क्रम आया, ऐसे निकालना। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि लाइन आपको कितना लाइन ले लेना है, वो अपने अनुसार चेंज करते रहना है डाटा के अनुसार, ठीक है ना। कितना सेंटीमोर्गन A इधर रखेंगे तो अच्छा से बैठ जा रहा है, कि इधर रखे तो बैठ रहा है, और जिधर से ज़्यादा सटीक बैठेगा उधर ही आपको ABCD को क्या करना है, अरेंज करना है। और अरेंज करने के बाद जब अंतिम में उसके बाद कोई चांस, जैसे अब D है तो D को A के साथ ही रखना था, तो A को हम दाहिने साइड भी रख लिए और बाएं साइड भी रख लिए, ठीक है ना। दोनों साइड रख लिए तो इसका 2 क्रम हो सकता है। या तो अगर D दाहिने साइड होगा, दाएं साइड होगा तो इसका क्रम को क्या होगा, D A C और B होगा। और यदि गुणसूत्र पर जो D है वो बाएं साइड होगा तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, A D C और B है। तो इस प्रकार से इसके 2 क्रम आएंगे। पहला क्रम जो था वो क्या था, मानते हैं D A C और B, D A C और B। सेकेंड क्रम जो है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड क्रम हो जाएगा A D C और B, A D
सी और बी, इसी में से दोनों में से कोई ऑप्शन में आपको एक मिलेगा, तो दोनों में से कोई जो आप क्रम निकालेंगे उसी को क्या कर देना है, टिक कर देना। ये मेडिकल के एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर इंतजार करिए कोचिंग खुलने का, जब समय मिलेगा तो इसको हम क्या करेंगे, पुनः वहाँ पर समझाएंगे। इसको नोट कर लेना है, नोट तो कर ही लिए होंगे, फिर से बना करके देखिएगा। क्वेश्चन हम आपको लिख देते हैं, उसको बनाइएगा और बना करके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, घर इसको क्या करना है, सोल्व करना है। कह रहा है कि जीन का पुनर्योजित प्रतिशत इस प्रकार है, AD 10% दिया हुआ है, AC 3% दिया हुआ है, C और D 7% है, A और B 5% है और C और B जो है वो 8% है। तो गुण सूत्र पर ABCD का क्रम क्या होगा, वही प्रोसीजर रहेगा। अपने से लाइन खींचना है, पॉइंट A और B कुछ मान लेना है, इसमें दिया हुआ वो मान लेना है, तो उसी अनुसार बैठाते जाना है। और अगर सही क्रम सब ये 10 3 7 5 8 सब सही बैठ जाएंगे तो मान लीजिएगा वो क्या है, सही है। तो आप इसको क्या करिए, सोल्व करिए और सोल्व करके आंसर जो होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जिनका सही होगा सही होगा, जिनका गलत होगा उसको गलत रिप्लाई हम कर देंगे। आप इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। अब लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े थे सहलग्नता में सेक्स लिंकेज, और सेक्स लिंकेज में आगे हम लोग आज पढ़ना है इनहेरिटेंस। उनका जो वंशागति होता है वो कैसा होता है, तो हेडिंग डालेंगे सहलग्न जीन की वंशागति। सहलग्न जीन की वंशागति, सहलग्न जीन की वंशागति। अभी जो वंशागति होती है वो दो प्रकार से होती है। पहला जो होता है उसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। ये क्रिस क्रॉस, पहला क्या है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है, जब एक्स लिंक लक्षण जो होता है, एक्स लिंक लक्षण का मतलब है जिससे संबंधित जीन कौन से क्रोमोसोम पर होंगे, एक्स क्रोमोसोम पर होंगे। तो जो एक्स लिंक लक्षण होता है जब उसकी वंशागति नर एवं मादा जनक से क्या होता है, विपरीत लिंग वाले संततियों के द्वारा अगले पीढ़ी में संचालित होता है। इसका मतलब है कि जो मेल जनक होगा वो फीमेल के साथ क्या करेगा, अपने जो फीमेल जो उसके संतति होंगे, फीमेल संतति से उसको अगले पीढ़ी में संचालित करेगा। और अगर फीमेल जनक है तो मेल संतति के द्वारा उस लक्षण को क्या करेगा, अगले पीढ़ी में संचालित करेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग विपरीत लिंग वाले संततियों के साथ अगर संचलन हो रहा है तो उसको हम लोग क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस करके लिख सकते हैं। जब एक्स लिंक लक्षण का संचरण, एक्स लिंक लक्षण का संचरण नर एवं मादा जनक से विपरीत लिंग वाले संततियों के द्वारा अगले पीढ़ी में होता है तो उसे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं डाइजेनिक। डाइजेनिक में क्या होता है, जो मेल होता है, मेल वो फीमेल डॉटर या कोई भी है फीमेल है संतति है उसमें अपना लक्षण देता है, और ये फीमेल जो है वो नेक्स्ट अपने इसके जो संतति होंगे, चाहे वो मेल जो संतति होगा उसमें ये क्या करेगा, स्थानांतरित करेंगे। कहने का मतलब है तो पिता, मान लीजिए मेल पिता है तो पिता से ये किस में जाएगा, पुत्री में लक्षण का संचलन होगा, और पुत्री से ये किस में जाएगा, इसके पुत्र में, ठीक है ना, पुत्री के पुत्र में, अर्थात पिता का ये क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा, उसमें स्थानांतरित होगा। यही कह रहा है कि जब नर जनक जो है वो विपरीत लिंग वाले संततियों के द्वारा अगले जन्म में अगले पीढ़ी में किसी लक्षण का क्या करते हैं, संचलन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलेंगे। और अगर मेल से शुरू तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइजेनिक बोलेंगे। दूसरा होगा डाइएंड्रिक होता है, डाइएंड्रिक। और डाइएंड्रिक में क्या होता है, जो फीमेल है, फीमेल जो है वो मेल में अपना लक्षण संचालित करेंगे, और मेल से किस में संचालित होगा, फीमेल में। तो फीमेल से मेल और मेल से फीमेल का, अर्थात कहने का मतलब
माता से पुत्र में और पुत्र से किसमें, पोती में स्थानांतरण हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायजेनिक बोलेंगे। तो ये था क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यही क्वेश्चन पूछता है डायजेनिक क्या होता है और डायजेनिक क्या होता है, और ऑप्शन में मिलेगा कि जब किसी वंशागत लक्षण का संचरण पिता से पुत्री में और पुत्री से पोता में हो रहा है तो किस प्रकार का इनहेरिटेंस है, तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में भी क्या होगा, डायजेनिक होगा, ठीक है ना। तो और डायजेनिक क्या होगा, जब माता पुत्र में और पुत्र से किस में जाएगा, पोती में, तो इस प्रकार से उसको हम लोग डायजेनिक बोलेंगे। इसको नोट कर लीजिए, ये आसान है, इसको नोट करिए। दूसरा होता है नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ये क्या होता है, उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। जब x एवं y लिंक लक्षण का संचरण नर एवं मादा जनक से समान लिंग वाले संततियों के द्वारा, समान लिंग वाले संततियों के द्वारा अगले पीढ़ी में संचारित होता है तो उसे नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है होलोगाइनिक। और होलोगाइनिक में क्या होता है, ये फीमेल से फीमेल में ट्रांसफर होगा, फीमेल से फीमेल में इस प्रकार से ट्रांसफर होगा। अर्थात माता जो है, माता से पुत्री में और पुत्री से किस में ट्रांसफर होगा, पोती में। तो सेम सेक्स के थ्रू, ठीक है ना, अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसको हम लोग होलोगाइनिक बोलेंगे। और होलोगाइनिक में भी होलोगाइनिक इसका टाइप होगा नॉन क्रिस क्रॉस। तो सेम सेक्स के द्वारा क्या होता है, अगर किसी लक्षण का संचरण होता है एक्स या वाई लिंग लक्षण का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलोगाइनिक बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है होलोएंड्रिक। और होलोएंड्रिक क्या होगा, इसमें मेल से मेल में क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा। अर्थात कहने का मतलब पिता से पुत्र में कोई लक्षण जाएगा और पुत्र से किस में जाएगा, पिता में। ध्यान रखिएगा, जो होलोगाइनिक होता है वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के लिए ही होता है, एक्स क्रोमोसोम के लिए। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फीमेल जो होती हैं, फीमेल में वाई क्रोमोसोम मौजूद नहीं होता, तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम। जबकि होलोएंड्रिक जो होता है उसकी वो एक्स क्रोमोसोम के लिए भी एप्लीकेबल होता है और वाई क्रोमोसोम के लिए। तो सेम सेक्स के थ्रू अगर स्थानांतरण हो रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और अगर विपरीत लक्षण वाले, विपरीत लिंग वाले संततियों के द्वारा अगले पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलेंगे, जो इससे पहले वाला था। तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब लिंग संलग्नता के प्रकार करना है। लिंग संलग्नता के प्रकार। अब ये जो लिंग संलग्नता कहने का मतलब टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो एक्स लिंक विकार होता है। एक्स लिंक विकार क्या होगा, इससे संबंधित जो जीन होंगे वो कहाँ पर मौजूद होंगे, एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होंगे, ठीक है ना। इसमें लिख सकते हैं इससे संबंधित जीन एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स लिंक बोलेंगे। ये दो प्रकार का होता है, एक्स लिंक अप्रभावी और दूसरा एक्स लिंक प्रभावी। क्या होगा थोड़ा देर में आपको समझ में आएगा। दूसरा जो टाइप होता है वो वाई लिंक होता है। अब नाम से ही मालूम चल रहा है वाई लिंक विकार है, तो इससे संबंधित जीन जो होंगे वो किसके ऊपर मौजूद होंगे, वाई क्रोमोसोम पर मौजूद होंगे। इससे संबंधित जीन वाई क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं, वाई क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। थर्ड जो है वो आएगा
एक्स वाई लिंक जीन। अब देखिए दोनों है तो इसमें क्या होगा, इससे संबंधित जो जीन होंगे एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम पर क्या होंगे, मौजूद होंगे। इससे संबंधित जीन एक्स एवं वाई क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। अब एक्स लिंक विकार जो होता है उसको दो भाग में बांटते हैं। पहला पढ़ेंगे हम लोग एक्स लिंक अप्रभावी। ये एक्स लिंक जीन से संबंधित है। एक्स लिंक का मतलब सीधा सा कि जीन कहाँ पर मौजूद होगा, एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होगा। ये अप्रभावी है कि प्रभावी, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब कोई लक्षण जो है, ठीक है ना, वो मेल और फीमेल को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करे, मेल में किसी प्रकार ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, फीमेल को कम प्रभावित कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक्स लिंक क्या है, अप्रभावी विकार है। और ये जो एक्स लिंक अप्रभावी विकार है, इनका निर्माण जो होता है वो म्यूटेशन के कारण होता है, उत्परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है ना। ये उत्परिवर्तन क्या होता है, गुणसूत्र के जो अनुक्रम होते हैं, डीएनए का जो अनुक्रम होता है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो होता है उसी को हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं। तो ये जो जितने भी प्रकार के एक्स लिंक वाई लिंक या एक्स वाई लिंक हैं, उन सभी का जो निर्माण होता है वो किसके थ्रू होता है, उत्परिवर्तन के कारण। और अगर तो एक्स लिंक अप्रभावी का भी निर्माण किसके थ्रू होगा, उत्परिवर्तन के कारण होगा। और अगर ये नर एवं मादा में अलग अलग प्रकार से प्रभावित कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है, एक्स लिंक अप्रभावी विकार है। एक्स लिंक अप्रभावी विकार का कुछ एग्जाम्पल होता है, इसमें लिख सकते हैं या लिख सकते, इसमें पहले डेफिनेशन निकालते हैं। इनका निर्माण उत्परिवर्तन के कारण होता है तथा यह नर एवं मादा को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। विभिन्न प्रकार से कहने का मतलब अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग प्रभावित करता है, ठीक है। दोनों में अलग अलग इसका इफेक्ट होता है। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो पहला जो होता है वो हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया क्या होता है, तो ये एक्स लिंक अप्रभावी विकार है, क्या कि उसी के एग्जाम्पल में लिख रहे हैं। और इसमें क्या होता है, जो खून जमने का क्षमता है वो समाप्त हो जाता है। और ये हीमोफीलिया में जब खून जमने का क्षमता समाप्त हो जाएगा तो थोड़ा सा भी कटने के बाद शरीर से अधिक मात्रा में क्या होगा, खून निकलते जाएगा, वो जमेगा नहीं, तो इसको हीमोफीलिया है। दूसरा जो होता है वो होता है वर्णाधता। वर्णाधता जो होता है इसको कलर ब्लाइंड कहते हैं, कलर ब्लाइंड। और ये जो कलर ब्लाइंड होता है, ये कलर ब्लाइंड जो होता है इसमें व्यक्ति जो है, ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसको लाल एवं हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती है, तो उसको हम लोग वर्णाधता कहते हैं। थर्ड जो होता है वो होता है, थर्ड एग्जाम्पल इसके बाद देखेंगे, पहले आप इसको नोट करिए, इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल होता है एक्स लिंक अप्रभावी का, वो है आपका रतौंधी। रतौंधी का मतलब आप लोग जानते होंगे कि इसमें क्या होता है, कम रोशनी में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित, जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और दूसरा जो होता है उसको कोजेनाइटल बोलते हैं, कोजेनाइटल। कोजेनाइटल का जो कारण होता है वो जेनेटिक कारण होता है, किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तन के कारण ये विकार क्या होता है, उत्पन्न होता है। लेकिन लक्षण दोनों का लगभग लगभग क्या होता है, सेम होता है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें फोर्थ में, तो वो होता है G6PD सिंड्रोम। ये क्या होता है, इसको पूरा नाम है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज सिंड्रोम। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो आरबीसी है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। इसमें लिख सकते हैं नीचे, ब्रेकडाउन
of RBC due to exposure of some food और ड्रग्स। किसी भी भोजन और जो ड्रग्स होते हैं, कई प्रकार के औषधियाँ होते हैं, उनके साथ आरबीसी के एक्सपोजर के कारण क्या होता है, आरबीसी का सामना करने के कारण क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, आरबीसी नष्ट होने लगते हैं। ठीक है, या ये एंजाइम जो है फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, इस एंजाइम की कमी के कारण भी क्या होता है, जो भोजन है उनका अच्छे से ब्रेकडाउन नहीं हो पाता। उस केस में क्या होता है, आरबीसी का उनके खिलाफ एक्सपोजर हो जाता है और उस एक्सपोजर के कारण क्या होता है, ये जो आरबीसी है वो ब्रेकडाउन करने लगते हैं, जिनके कारण एनीमिया जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, शरीर में आरबीसी की कमी जाती है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज सिंड्रोम कहते हैं। इसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज सिंड्रोम के बाद एक और बीमारी आता है और वो है आपका डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो एडीएच के कमी के कारण होता है। हमारे पीयूष ग्रंथि की जो पश्च पीयूष ग्रंथि है, पश्च पीयूष ग्रंथि से एडीएच हार्मोन स्रावित होता है और ये एडीएच हार्मोन्स का काम क्या होता है, वो आपके जो वृक्क नलिकाएं नेफ्रॉन होती है उसके डीसीटी से जल एवं खनिज के अवशोषण में सहायता करती हैं। जब इनका कमी हो जाता है तो उस केस में जो बीमारी उत्पन्न होता है उसको हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज दो प्रकार के, एक डायबिटीज मेलिटस होता है और डायबिटीज इंसिपिडस होता है। तो डायबिटीज मेलिटस जो होता है वो इंसुलिन के कमी के कारण होता है, जब शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, और डायबिटीज इंसिपिडस कौन किसके कमी के कारण हो रहा है, एडीएच हार्मोन की कमी के कारण हो रहा है। ये डायबिटीज इंसिपिडस जो है और ये जितने भी अभी एग्जाम्पल लिखवाए ये सब के सब जो है वो एक्स लिंक अप्रभावी विकार हैं। दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो आएगा एक्स लिंक प्रभावी। एक्स लिंक प्रभावी क्या होगा, इसका भी निर्माण जो होता है वो उत्परिवर्तन के कारण होता है, लेकिन ये नर एवं मादा दोनों को क्या करता है, एक प्रकार एक जैसा ही प्रभावित करता है। दोनों में जो लक्षण होंगे किसी भी बीमारी का वो एक जैसे होंगे, लेकिन एक्स लिंक अप्रभावी में ऐसा नहीं है। नर में उसका लक्षण कुछ और होता है और मादा में कुछ और होता है, जबकि एक्स लिंक प्रभावी में क्या होता है, यदि दोनों को एक जैसा एक समान प्रभावित करेगा। इसमें लिख सकते हैं इसका निर्माण भी उत्परिवर्तन के कारण होता है तथा यह नर एवं मादा को एक समान प्रभावित करता है। नर एवं मादा को क्या करता है, एक समान प्रभावित करता है। तो इसका एग्जाम्पल जो आता है वो आता है स्यूडो रिकेट्स। स्यूडो रिकेट्स क्या होता है, इसमें एक्सेसिव लॉस हो जाता है फॉस्फेट और कैल्शियम का, एक्सेसिव लॉस ऑफ फॉस्फेट या कैल्शियम थ्रू यूरिन के द्वारा जो फॉस्फेट और कैल्शियम जो इनसे हड्डियों का निर्माण हुआ होता है उनका लॉस हो जाता है, जिससे हड्डियां जो है, बोन जो है, उनका मात्रा जो है, मास जो है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं डिफेक्टिव इनामेल। और ये जो डिफेक्टिव इनामेल है ये भी क्या होता है, एक्स लिंक प्रभावी विकार होता है। और इसमें क्या होता है, जो इनामेल है वो धीरे धीरे क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, क्षतिग्रस्त होता है। इसमें लिख सकते हैं थीन इनामेल जो है दांतों का ऊपरी परत, जो कठोर मानव शरीर का जो सबसे कठोर परत होता है वो इनामेल होता है, जो दांतों के सबसे ऊपरी परत का क्या करता है, निर्माण होता है। और डिफेक्टिव इनामेल के केस में क्या होता है, ये थीन हो जाता है, पतला हो जाता है, जिससे दांत जो है वो आसानी से जगह जगह से क्या होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो ये दोनों जो बीमारी है वो नर एवं मादा में एक जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए ये कौन से विकार होते हैं, एक्स लिंक प्रभावी विकार है। तो इसको भी आप नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आता है तीसरा वो आता है वाई लिंक। वाई लिंक क्या होगा, ये भी बताए थे कि इससे संबंधित जो जीन होंगे वो वाई क्रोमोसोम पर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इससे संबंधित जीन
वाई क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं, वाई क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई लिंक बोलेंगे। वाई क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन होता है, इसका नाम है SRY जीन। SRY जीन जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट जीन होता है। इसका जो स्मॉलेस्ट जीन लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट जीन। और ये जो स्मॉलेस्ट जीन है, इसका जो इसमें बेस पेयर का मात्रा जो होता है वो मात्र कितना होता है, 14 बेस पेयर होता है। अगर आप देखिए SRY का मतलब, तो इसका मतलब होता है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। और यहाँ से क्या होता है, ये एक फैक्टर को कंट्रोल करता है और उस फैक्टर का नाम है TDF। TDF क्या होता है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो वाई लिंक, इसका एग्जाम्पल जो होता है वाई लिंक का, वो होता है आपका हाइपोट्राइकस। हाइपोट्राइकस जो वाई लिंक डिसऑर्डर है, तो ये वाई क्रोमोसोम जिनमें होगा उसी में उत्पन्न होगा। तो ये किस में उत्पन्न होता है, नर में उत्पन्न होता है। और हाइपोट्राइकस में क्या होता है, हेयर या कानों पर बाल का उगना, कानों पर बाल का उगना। देखे होंगे जो पुराने व्यक्ति होते हैं, उनके कान पर यहाँ पर और यहाँ पर क्या होता है, बाल निकले हुए होते हैं। तो वो जो बाल निकलता है वो किसका लक्षण होता है, हाइपोट्राइकस का। और ये हाइपोट्राइकस जो है वो वाई लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिससे संबंधित जीन जो होता है वो कहाँ पर मौजूद होता है, वाई क्रोमोसोम पर मौजूद होता है। ये लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट चौथा आता है XY लिंक। अगर इसका डेफिनेशन देखें तो इसका वही होगा कि इससे संबंधित जीन जो है वो X और Y दोनों क्रोमोसोम पर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होता है उसका नाम है जीरोडर्मा पिमेंटोसम। ये जीरोडर्मा पिमेंटोसम क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम लोग का जो DNA है वो किसी कारणवश अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वो अपने आप को क्या कर लेता है, रिपेयर कर लेता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है वो जीरोडर्मा पिमेंटोसम से अगर ग्रसित है तो उसमें DNA रिपेयर करने का जो एबिलिटी होता है, क्षमता होता है, वो समाप्त हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं डिक्रीज एबिलिटी ऑफ DNA रिपेयर। डिक्रीज एबिलिटी ऑफ DNA रिपेयर। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि बहुत सारे इंग्लिश में लिखते जा रहे हैं, तो ये इंग्लिश में लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ मेडिकल के कंपैरेटिव एग्जाम के लिए है, ठीक है ना। जो एग्जाम्पल जो हिंदी में लिख रहे हैं ये आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन एक्स लिंक का प्रभावी विकार है और कौन एक्स लिंक प्रभावी विकार है, कौन वाई लिंक विकार है, कौन वाई लिंक XY दोनों XY लिंक विकार है। जिस प्रकार से सिर्फ एग्जाम्पल आपके बिहार बोर्ड में पूछेगा, बाकी जो भी लिखे हैं वो सब मेडिकल कंपैरेटिव एग्जाम के लिए है। जिसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। अब जो भी हम लोग पढ़े एग्जाम्पल उनको बारी बारी से पढ़ना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एक्स लिंक अप्रभावी विकार। और एक्स लिंक अप्रभावी विकार में भी पहला कौन आएगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होता है ये एक्स लिंक अप्रभावी विकार है और इससे संबंधित जीन जो होते हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। इससे ग्रसित व्यक्ति में जो खून जमने की क्षमता है वो न के बराबर हो जाती है, इसलिए शरीर से अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, खून निकलते रहता है कटने के बाद। और इसलिए इसको हम लोग एक और नाम जानते हैं, ब्लीडर रॉक्स भी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखिए, यह एक्स लिंक अप्रभावी विकार का मतलब डिसऑर्डर होता है, विकार है जिससे संबंधित जीन एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में
से ग्रसित व्यक्ति, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में खून जमने की क्षमता, खून जमने, इसको बोलते हैं रक्त स्कंदन की क्षमता न के बराबर हो जाती है, न के बराबर हो जाती है। इसलिए शरीर से अधिक मात्रा में रक्त का स्राव होता है। शरीर से अधिक मात्रा में क्या होता है? रक्त का स्राव होता है। क्षमता न के बराबर हो जाती है, जिसके कारण लिखिएगा यहाँ पर, इसलिए हटा लीजिएगा, जिसके कारण शरीर से अधिक मात्रा में रक्त का स्राव होता है। इसलिए इसे ब्लीडर्स, ये बोर्ड में पूछा था, ब्लीडर्स रोग कहा जाता है। इसलिए इसे ब्लीडर्स रोग कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा था कि हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर यह है कि यह एक्स लिंक अप्रभावी विकार है, जिससे संबंधित जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है, और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो है उसमें रक्त स्कंदन की क्षमता जो है वो न के बराबर हो जाती है, जिसके कारण शरीर से अधिक मात्रा में क्या हो जाता है? रक्त का स्राव होता है, और इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लीडर्स रोग कहते हैं। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। उससे संबंधित जीन देखेंगे, जीनोटाइप देखेंगे। उसके बाद अभी भी अगर किसी को दिक्कत है किसी क्वेश्चन में, तो आप पूछने से बिल्कुल मत हिचकिचाइए। उसको हम अगले वीडियो में बताने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। जब तक आप पूछिएगा नहीं तब तक हमको मालूम नहीं चलेगा कि आपको कहाँ पर डाउट आ रहा है। तो पूछिए, उसको बताइए। हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, समझाने का उसको बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए